Assalamu alaikum. This is part 3 of paper 2 2018. In this part, we will discuss question number 8, question number 9, and question number 10 of this paper. In question number 8, we will discuss the topic similarity and vectors. In question number 9, we will discuss the topic solution of equation, word problem of solution of equation. And in question number 10, we will discuss the coordinate geometry and vectors, combined question of coordinate geometry and vectors. अच्छा जी. Now question number 8. Let's start question number 8. OYC is a triangle. ये जो larger triangle बना हुआ है OY and C. This is the largest triangle. A is a point on OY, B is a point on CY. ये A point है जो line OY पे मौजूद है और ये B point है जो line CY पे मौजूद है. AB is parallel to OC. ये AB है जो कि पैरेलल है OC से. जो एरो बने हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं द टू लाइंस आर पैरेलल. अच्छा जी. ए सी एंड ओ बी इंटरसेक्ट एट एक्स. ये एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ एक्स. ये आपने प्रूव करना है. ट्राइंगल ए बी एक्स जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ एक्स के. ओके. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या आपको शो करना हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है. पहले तो आप इसको इस तरह से एंगल, फर्स्ट एंगल ए, यहाँ पे फर्स्ट एंगल सी, सेकंड वन इज बी, यहाँ पे सेकंड वन जो है वो है ओ, थर्ड वन एक्स, यहाँ पे थर्ड वन है एक्स. तो आपने इसको वन वन करस्पॉन्डेंट की तरह मेंशन कर देना है. अगर आपने ये शो करना है कि द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या तो आपने इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, जैसे ए बी अगर आप लेंगे तो सी ओ का रेशो बनेगा. ए बी और सी ओ के रेशोज जो करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे आप ए एक्स लेंगे तो वहाँ से सी एक्स लेना होगा, जैसे आप बी एक्स लेंगे तो यहाँ से ओ एक्स लेना होगा. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज एक जैसे होने चाहिए. ये सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है. या इनके जो एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी और एंगल ओ इक्वल होना चाहिए, एंगल एक्स और एंगल एक्स इक्वल होना चाहिए. तो ये दो कंडीशन है. या तो साइड्स के रेशियोज सेम होने चाहिए या एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे साइड्स तो गिवन नहीं है तो हम एंगल्स को इक्वल शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एंगल है, पहला एंगल है ए, वो बन रहा है बी ए एक्स से, माने बी ए एक्स माने सेकंड, फर्स्ट और थर्ड बी ए एक्स. तो यहां से अगर हम देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग वो बनेगा बी ए एक्स का करस्पॉन्डिंग होगा ओ सी एक्स, ओ सी एक्स. ये एक जैसे होने चाहिए. सिमिलरली दूसरा एंगल कौन सा, ए बी एक्स माने पहला, दूसरा और तीसरा. ए बी एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, सी ओ एक्स के, माने पहला, दूसरा और तीसरे के. सिमिलरली जो थर्ड एंगल है वो है एक्स, तो उसका हमने बनाना है बी एक्स ए, ये इक्वल होना चाहिए ओ एक्स और सी के. तो हमने इन तीनों एंगल्स को इक्वल शो करना है विद रीजंस. सिर्फ लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू नीड टू गिव द रीजन. सो बी ए एक्स इज ओवर हेयर, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे शेप में, बी ए एक्स इक्वल होना चाहिए ओ सी एक्स के, मतलब इस वाले एंगल के. अब ये देखें ये शेप बन रही है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये इसको ज्वाइन कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल. तो ये जेड शेप बन रही है. तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये इक्वल होंगे. और किस प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल होंगे, प्रॉपर्टीज में अप्लाई होगी alternate angles. So the two angles are congruent and with the property of alternate angles. Okay. Now second one ABX, ABX, ये वाला एंगल ABX, ABX. और सेकंड वन है COX, COX, ये वाला एंगल. तो ये एंगल बन रहा है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल लाइन, ये दोनों एंगल. जब ये दोनों एंगल भी सेम प्रॉपर्टी से जेड बन रहे हैं तो ये भी इक्वल होगा. इसको भी हम लिखेंगे दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. देन तीसरा है बी एक्स ए, बी एक्स ए, बी एक्स ए एंड इज दिस वन, बी एक्स ए एंड ओ एक्स सी, ओ एक्स सी, ये वाला एंगल.
अब यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और इसके ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये ए इज इक्वल टू बी होगा, ये प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने ये शो कर दिया कि इन ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स जो हैं ये एक जैसे हैं। ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन द गिवन ट्राइंगल्स, इन द टू ट्राइंगल्स their corresponding angles are congruent. It shows that the two triangles are similar. अगर तीनों एंगल्स एक जैसे हों या साइड्स का रेशोज एक जैसे बने तो ये शो करता है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। तो ये 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिमिलैरिटी की रीजंस के साथ शो करने में। नाउ इट्स बी पार्ट। ओ ए इज इक्वल टू 3a। ओ ए क्वेश्चन में गिवन है 3a के इक्वल है। उसके बाद गिवन है ओ सी इज इक्वल टू 6c। ओ सी जो है ये इक्वल है 6c के। उसके बाद सी बी और बी वाई का रेशियो गिवन है। सी बी ये रहा और बी वाई ये रहा। सी बी और बी वाई का रेशियो है 1:2। अब जब आप ये ट्राइंगल देखेंगे ये जो बना हुआ है, अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, सेम है। ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। तो इस तरह के जो ट्राइंगल्स होते हैं इसमें एग्जामिनर शो करने का नहीं कहता, यू नीड टू कंसिडर बाय योरसेल्फ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये कॉमन एंगल है। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल दो तीनों एंगल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इट मींस द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो छोटे ट्राइंगल का रेशो 2 है और बड़े ट्राइंगल का रेशो 2 + 1 3 है। तो इसके तमाम साइड एक ही रेशो से इंक्रीज होंगे। जैसे बड़े ट्राइंगल का रेशो 3 है तो इस ट्राइंगल का रेशो, इसकी बेस का रेशो 2 होगा। बड़े ट्राइंगल का रेशो 3 है तो छोटे ट्राइंगल का रेशो 2 होगा। तो तमाम साइड्स एक ही रेशो से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे बी अगर ओ सी का रेशो मींस ये दोनों सिमिलर साइड है, ओ सी और ए बी आर सिमिलर साइड्स। तो अगर ओ सी का रेशो 3 रेशो है वो इक्वल है 6c के, तो 2 रेशो किसके इक्वल होगा ये आप मालूम कर लें। x इज इक्वल टू 6c मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 4c। तो आपका जो 2 रेशो आया यहाँ पे वो इक्वल आया 4c के। अब ये हिस्सा टोटल 3 रेशो है, ये 2 है तो नीचे वाला ए ओ जो होगा ये 1 रेशो होगा। 1 रेशो अगर 3a है तो ये 2 रेशो किसके इक्वल होगा 6a के, और टोटल 3 रेशो किसके इक्वल हो गया 9a के। ठीक है, ये 3 रेशो मतलब o से लेके y तक की वैल्यू, o से लेके y तक की टोटल वैल्यू हो गई 9a। अब नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है cy। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड वेक्टर cy। अब सी वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने सी से स्टार्ट करना है और वाई तक जाना है। सी वाई फाइंड आउट करने के लिए आपकी इक्वेशन बनेगी सी ओ प्लस ओ वाई। तो ये आपकी वेक्टर की इक्वेशन बन गई सी ओ प्लस ओ वाई। आपके पास ओ सी 6c के इक्वल है तो सी ओ जो होगा वो हो जाएगा -6c। सिमिलरली ओ वाई जो है ओ से लेके वाई तक की जो वैल्यू है वो है 9a के इक्वल, 9a। यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और 3 कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें 3 कॉमन लिया, 3 पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया और फिर 2c, 3 2 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका सी वाई का। सी वाई इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3a माइनस 2c। तो ये आपके पास हो गया आंसर। इसका आंसर आया था 4c, इसका आंसर आया 3a, 3 ब्रैकेट 3a माइनस 2c। यही आंसर था। यस। अच्छा जी, नाउ फाइंड in simplest form, find in its simplest form the ratio of OX ratio XP। OX ratio XP। अब ये हमने शो किया था कि दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। OX ratio XP, OX
रेशो एक्स बी। तो ओ एक्स ये रहा और एक्स बी ये रहा। अब इस ट्राइंगल से देखो, इसमें हमारे पास ए बी एक्स और ओ सी एक्स सिमिलर है। ए बी एक्स और सी ओ एक्स सिमिलर है। तो ये ट्राइंगल भी, अगर ये 4C है और ये 6C है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल 3 रेशो है और इस ट्राइंगल का 2 रेशो है। माने 4C और 6C को जब रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी एक्स सॉरी 2 रेशो है, ए बी एक्स 2 रेशो है, और जो ओ सी एक्स वाला है इसके हर साइड 3 रेशो से इंक्रीज होगा। तो आपको ओ एक्स रेशो एक्स बी है तो ओ एक्स का रेशो 3 होगा और एक्स बी का रेशो 2 होगा। तो आपका इसका आंसर आएगा 3:2। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अगर आपको एक साइड का रेशो पता है और आपने ये शो कर दिया कि ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं, तो उसको जो बाकी साइड्स हैं वो भी सेम ही रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, उनका भी रेशो जो होगा वो सेम ही होगा साइड्स का। सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ एक्स अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स। अब आपने ये शो किया था कि ट्राइंगल सी ओ एक्स और ए बी एक्स सिमिलर है। सी ओ एक्स, ट्राइंगल सी ओ एक्स और ए बी एक्स सिमिलर है, आपने ये शो किया था, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में आपने शो किया था। सी ओ एक्स और ए बी एक्स जो है क्या है, सिमिलर है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका ए वन अपॉन ए टू एरिया का फॉर्मूला होता है एल वन अपॉन एल टू होल स्क्वायर। अब सी ओ एक्स और ए बी एक्स, सी ओ एक्स का तीन रेशो है और ए बी एक्स का 2 रेशो है। सी ओ एक्स का 3 रेशो है तो वो ऊपर आएगा, और ए बी एक्स का 2 रेशो है तो वो नीचे आएगा। 3/2 होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 9:4 के। 9:4 के, ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। अच्छा जी, फिर आ जाता है थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब ये ए वाई बी और ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अच्छा, इसका मैं फिर से बना देता हूँ शेप। ए वाई बी, ए वाई बी और ओ ए बी सी सी। ठीक है। अच्छा, ये रेशो भी मैंने बताया था, ये 6C था, ये 4C था, तो इसका भी रेशो जो है वो बड़ा वाला रेशो 3 था और छोटे वाले ट्राइंगल का रेशो 2 था। मैंने ये बताया था। अब वो ट्राइंगल्स के रेशो का तो कह नहीं रहा, वो ट्राइंगल और ट्रेपीजियम के रेशो का कह रहा है। अब ट्राइंगल और ट्रेपीजियम तो सिमिलर होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल का रेशो क्या होगा, किसका, ए वाई बी का 2 रेशो है और बड़े वाले ट्राइंगल का 3 रेशो है। तो इसका आंसर आ गया 4:4/9। इसका मतलब है इसका एरिया 4 है तो इस पूरे का एरिया जो है वो 9 है। अब अगर हमें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ट्रेपीजियम वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा 4 है और टोटल 9 है, तो 9 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4:5। सो दिस इज द वे, कभी भी डिफरेंट शेप सिमिलर नहीं होती हैं, हमेशा सेम शेप सिमिलर होती हैं। तो जब अगर डिफरेंट शेप आ जाए तो आपने पहले सेम शेप से सिमिलैरिटी की कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आना चाहिए, और इस साल इस क्वेश्चन के आने का, इस तरह के क्वेश्चन के आने का चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा जी, इसके की पॉइंट हम हाईलाइट कर लेते हैं। ऑन मंडे रवि गोes on a 20 kilometer run, average speed given है 12 kilometer, distance average speed for the first 12 kilometer is x kilometer per hour, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके अंदर डिस्टेंस स्पीड टाइम की कंडीशन होती है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। ये एक मेजर वर्ड प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। आपके पास जो इसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब इसी फॉर्मूला से बाकी फॉर्मूलाज आपके बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर
आपसे एवरेज स्पीड की एक्सप्रेशन बनाने का कह रहा है, राइट डाउन एक्सप्रेशन टर्म ऑफ एक्स फॉर द टाइम, टाइम की एक्सप्रेशन बनाने का कह रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एवरेज स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया टाइम का। इसी तरह से अगर एवरेज स्पीड की एक्सप्रेशन बनाने का कहता तो उसका फॉर्मूला हो जाता डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो राइट नाउ क्वेश्चन में कह रहा है आपने टाइम की एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द टाइम फॉर फर्स्ट 12 किलोमीटर, गिव योर आंसर इन मिनट्स, जिसमें आंसर देना वो भी इस पे हाईलाइट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास टाइम आ गया, टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड x किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस आपका, जब डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो जब डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर्स में हो, तो आपका जो टाइम आता है वो किस में आता है, आवर्स में। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, डायरेक्टली ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। ठीक है, जब डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में हो, तो टाइम आएगा आपका आवर्स में। जब डिस्टेंस आपका मीटर में हो, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में हो, तो टाइम आएगा आपका सेकंड्स में। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, ये सारे क्वेश्चन को लिंक करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये एक एक बात लिंक करती है। अब क्वेश्चन आपको आंसर आपको मिनट्स में देना है, तो आवर्स हटा के एच हटा के इसकी जगह आप लिख दें 60 मिनट, इन 1 आवर देयर इज 60 मिनट। सो 12 6 72, 720 अपॉन एक्स मिनट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। हिज एवरेज स्पीड, now second part, his average speed for the final 8 kilometer is 1.5 kilometer per hour, 1.5 किलोमीटर आवर स्लोअर देन द फर्स्ट 12 किलोमीटर। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो पहले वाले से 1.5 स्पीड जो है, पहले x थी, अब उससे 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है। तो ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई अब। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है टाइम की एक्सप्रेशन बनानी है, बाकी 8 किलोमीटर की, रिमेनिंग 8 किलोमीटर की। टाइम का फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 8 किलोमीटर, स्पीड पहले x थी, अब पहले से 1.5 कम है, तो डिस्टेंस वही किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा जो टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा। लेकिन हमें किस में देना है, गिव योर आंसर्स इन मिनट्स। तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 6 48, तो आपका आंसर आ गया 480 अपॉन एक्स माइनस 1.5। तो ये आपका आ गया सेकेंड एक्सप्रेशन, ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, नाउ अब ये दो आंसर्स आगे यूज में आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, ये 1 1 मार्क की चीजें, लेकिन इसके बगैर आगे के पार्ट्स आपके नहीं होंगे अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। सो थर्ड पार्ट इज रवि टेक्स 110 मिनट्स टू कंप्लीट द फुल 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे या तो डिफरेंस गिवन होता है या तो टोटल टाइम गिवन होता है। अभी यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है कि टोटल टाइम उसको 110 मिनट लगे। तो 110 मिनट कैसे लगे, पहले 12 किलोमीटर में कितना टाइम लगा वो, फिर 8 किलोमीटर में कितना टाइम लगा वो, इन दोनों को मिला के जो टोटल टाइम लगा वो लगा 110 मिनट्स। ओके, सो T1 हमारे पास इक्वल था 720 अपॉन एक्स, T2 हमारे पास इक्वल था, माने सेकंड किलोमीटर जो 8 किलोमीटर की जर्नी थी वो थी 480 अपॉन एक्स माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 110। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपकी एक्सप्रेशन जो है वो, इक्वेशन जो है वो ये बननी चाहिए। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तरीका क्या है इसका, दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 720 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1.5 और 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 110। 720 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 720x, 720 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 मल्टीप्लाई 1.5, आंसर आया 1080 प्लस 480x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1.5x इज इक्वल टू 110। अब
720 और 480, ये हो गया 1200 x माइनस 1080, सिंगल फ्रैक्शन हो गया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 110 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमने किसी भी तरह से डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। सो 110 एक्स स्क्वायर, 110 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 110 मल्टीप्लाई 1.5 165 एक्स, 1200 एक्स यहाँ आके हो गया माइनस 1200 एक्स, माइनस 1080 यहाँ आके हो गया प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। सो 110 एक्स स्क्वायर 165, 1200 और 165 दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, 1365 एक्स प्लस 1080, तीनों में 5 कॉमन है, तीनों के लास्ट में 05 है, एक के लास्ट में 0 है, एक के लास्ट में 5 है और आखिर वाले के लास्ट में 0 है। तो तीनों को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो हमारा जो आंसर आएगा 0 डिवाइड बाई 5 0, 110 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 22x स्क्वायर, 1365 को 1365 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो आंसर आएगा 273x, और 1080 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 1080 डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा 216 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई, इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन की डिमांड थी। आप 5 कॉमन भी ले सकते थे, 5 कॉमन लेके दूसरी तरफ 5 को डिवाइड कर देते, तो ये भी तरीका था, और पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू हो गई 22, बी की वैल्यू हो गई माइनस 273, सी की वैल्यू हो गई 216। तो डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 273 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 273 स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 22, सी मीन्स 216 अपॉन में 2a मीन्स 22। इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, स्क्वायर रूट में डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। आप इसका एक स्टेप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। स्क्वायर रूट ब्रैकेट माइनस 273 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a मीन्स 22 ब्रैकेट क्लोज, c मीन्स 216 ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे का आंसर आया 235.63, 235.63 अपॉन में 44। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, 273 प्लस 235.63 डिवाइड बाय 44 और 273 सॉरी माइनस 235.63 अपॉन में 44। तो दोनों आंसर्स हम निकालते हैं इसके, 273 प्लस 235.63 डिवाइडेड बाय 44, एक आंसर आया इसका 11.56, 11.56। दूसरा आंसर निकालते हैं हम इसका, ब्रैकेट 273 माइनस 235.63 डिवाइडेड बाय 44, दूसरा आंसर आया 0.85, 2 डेसिमल प्लेस में 0.85। तो ये दो आंसर आ गए, एक आंसर आया 11.56 एक्स की वैल्यू और दूसरा 0.85। सो दीज आर दी टू आंसर। ना अब यहाँ पे बी पार्ट में इसका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन फ्राइडे
Ravi ran the whole 20 kilometer at the same average speed that he ran the final 8 kilometer on Monday. अच्छा जी. Calculate the Ravi calculate the time Ravi took to run 20 kilometer on Friday. Give your answer in hours and minutes. अच्छा जी. तो जो लास्ट 8 किलोमीटर में थे उसमें इनकी एक्सप्रेशन थी 8 अपॉन x माइनस 1.5. लास्ट जो हमारे पास टाइम था वो था लास्ट के 8 किलोमीटर में, वो था 8 अपॉन x माइनस 1.5. ये इसका टाइम आया था आवर्स. अच्छा जी. तो कैलकुलेट द रवि टुक 20 रन ऑन फ्राइडे. गिव योर आंसर आवर्स मिनट ऑन फ्राइडे. लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन. ऑन फ्राइडे रवि रन होल 20 किलोमीटर. फ्राइडे को पूरे 20 किलोमीटर, फ्राइडे का जो टाइम है पूरे 20 किलोमीटर जो है उसने किस स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी यही x माइनस 1.5 थी. तो x की वैल्यू 11.56 0.85 लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 20 अपॉन x की जगह 11.56 माइनस 1.5. तो हम इसको डिवाइड करते हैं. 20 divided by 11.56 minus 1.5. इसका आंसर आया 1.988. 1.988. तो 1.988 आवर्स का मतलब है 1 आवर तो कंप्लीट है. 0.988 को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते. 0.988 मल्टीप्लाई बाय आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये आंसर आया 59 मिनट्स. तो 1 आवर 59 मिनट, 1 आवर 59 मिनट्स. तो ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है. फिर से समझ लें. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फ्राइडे को पूरे 20 किलोमीटर उसने किस एवरेज स्पीड से निकाले, जो लास्ट 8 किलोमीटर में उसकी एवरेज स्पीड थी. ये थी लास्ट 8 किलोमीटर में उसकी एवरेज स्पीड. अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी हमने. x की वैल्यू जो हमने निकाली थी 11.56, वो x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे. x की जगह पे 11.56 इसको डिवाइड कर दिया. हमारा आंसर आया 1.988. 1.988 का मतलब है 1 आवर कंप्लीट. 0.988 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 60 किया, ये मिनट में आंसर आ गया. इसका आंसर आया 1 आवर 59 मिनट्स. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर. ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. इसका लास्ट पार्ट में आप लोग मिस्टेक करते हो तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा. इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट करना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ question number 10, the last part, the last question of this paper. A is the point -4 and -1. B is the point and vector BC आपके पास given है. Find the coordinate of the midpoint of AB. बिल्कुल आसान क्वेश्चन. AB का midpoint x मालूम करना है तो दोनों x को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो. midpoint y मालूम करना है तो दोनों y को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो. तो हमारा आंसर आया -4 + 2 अपॉन 2. ये x का आंसर हो गया और y का आंसर दोनों y -1 + 2 अपॉन 2. तो -4 + 2 -2 अपॉन 2 मीन्स -1 और 2 - 1 1 अपॉन 2. तो आंसर आया -1 एंड 1 अपॉन 2. तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी. ये भी आसान है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला है. बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया भाई इस बार. y2 - y1 अपॉन x2 - x1. y2 2 a x1 y1 और b x2 y2. 2 y1 -1 माइनस फॉर्मूले का, x2 2 x1 -4. So minus minus plus 2 + 1 3 minus minus plus 2 + 4 6. 3 upon 6 become 1 upon 2. तो gradient आया आपका 1 upon 2. Show that BC is perpendicular to AB. Show that BC is perpendicular to
ए बी। अगर आपको ये शो करना हो कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के ग्रेडियंट माने बी सी का ग्रेडियंट m1 कंसीडर कर लो, ए बी का ग्रेडियंट m2 कंसीडर कर लो। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल्स टू -1। ये आपने शो करना होता है। तो आपको ए बी का ग्रेडियंट तो पता है, ए बी का ग्रेडियंट है आपका ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 1/2। आपने बी सी का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो बी सी बी सी आपके पास पॉइंट बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट आपके पास गिवन नहीं है। तो पहले आप सी पॉइंट निकालेंगे। सी पॉइंट कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने सी पॉइंट निकालना तो वेक्टर की फॉर्म में ओ सी आप फाइंड आउट कर लें। जो पोजीशन वेक्टर सी होता है, तो पोजीशन वेक्टर सी होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट सी कहलाता है। तो ओ सी फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हैं, बी सी आपके पास गिवन है, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी सी। अब आपको ओ बी गिवन है और बी सी भी गिवन है, तो आपको इस तरह से सी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ओ बी आपके पास क्या गिवन है, माने जो पॉइंट बी है वो वेक्टर ओ बी कहलाता है, 2 and 2। पॉइंट बी जो है, जो कोऑर्डिनेट होता है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो पोजीशन वेक्टर बी कहलाता है। और बी सी आपके पास गिवन है 4 and -8। सो आपका आंसर आएगा 4 + 2 6 -8 and 2 -6। तो 6 and -6 इज योर आंसर। तो आपका जो सी कोऑर्डिनेट आया, आपको बी सी का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट था 2 2 और सी का कोऑर्डिनेट आया आपके पास, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया, ये सी का कोऑर्डिनेट आया आपके पास 6 and -6। अब आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें। ग्रेडियंट के लिए y2 - y1 माने -6 -2, x2 - x1 माने 6 -2। तो -8/4, 2 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर आया -2। तो बी सी का ग्रेडियंट आया -2 और ए बी का ग्रेडियंट था 1/2। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया -1। तो ये शो हो गया द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब आपको शो करना होता है तो आपने क्या दिखाना होता है कि इनके जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए -1। दोनों का मैंने ग्रेडियंट निकाला, एक का ग्रेडियंट था -2, एक का ग्रेडियंट था 1/2। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आया, -1। सो this is the working for this question. Now ABCD is a rectangle. Find the coordinates of D. Find the coordinates of D. अच्छा जी, अब D के ABCD is a rectangle. A B C D is a rectangle. तो ए बी और डी सी बराबर होगा बी सी और ए डी बराबर होगा। ठीक है। अब आपको बी सी क्वेश्चन में गिवन है, बी सी क्वेश्चन में क्या गिवन था, बी सी क्वेश्चन में गिवन था 4 -8। तो आपका बी सी और ए डी सेम होगा 4 -8। ओके। आपका डी कोऑर्डिनेट मालूम करना है, इसका मतलब है आपको ओ डी मालूम करना है। ओ डी मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ओ ए प्लस ए डी, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन बन गई। वेक्टर इक्वेशन में ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू, ओ ए था -4 -1, -4 -1, और ए डी जो बी सी है वही ए डी होगा, बिकॉज इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 4 -8। तो आपका ओ डी आया, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ डी आया 0 -4 + 4 0 -8 -1 -9। तो डी कोऑर्डिनेट आया आपका 0 and -9। ठीक है, तो इस तरह से आपने डी कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल ए बी सी डी का पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी आउटर बाउंड्री को प्लस करना है। आपके पास बी सी गिवन है 4 -8, बी सी गिवन है ए बी सी डी, बी सी आपके पास गिवन है 4 -8। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, x² + y², माने लेंथ निकाल लेता हूँ इसकी मैं, 4² प्लस -8²। तो इसका आंसर आ गया 16 + 64 मीन्स √80। √80 मतलब √80 मीन्स 8.944, 8.944। तो ये इसकी लेंथ आई 8.944।
44, तो ये भी 8.944 होगा। ओके, इसी तरह से हमें ए बी गिवन है, लेट्स चेक ए बी गिवन है हमारे पास। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाइंड ए बी, ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ ए हमारे पास गिवन है -4 -1, ओ बी हमारे पास गिवन है 2 2। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर होते हैं। अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी के लिए ए से स्टार्ट करना है, बी पे ख़त्म करना है। ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। तो अगर ओ ए -4 -1 है तो ए ओ हो जाएगा +4 +1, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ओ ए और ए ओ में साइन का फर्क है। डायरेक्शन चेंज हो गई तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओ बी हमारे पास इक्वल है 2 2। तो ए बी आया हमारे पास, वेक्टर ए बी आया 4 + 2 6, 2 + 1 3 6 3। तो ए बी आया हमारे पास 6 3। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम करना है तो x² + y² मीन्स 36 + 9 मीन्स 45। तो 45 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 45, स्क्वायर रूट 45 आया हमारे पास 6.71, 6.71। तो ये आया 6.71, ये भी 6.71 होगा। चारों को प्लस कर लेते, 6.71 प्लस 8.944 प्लस 8.944। तो इसका आंसर आया 31 सबको प्लस करने के बाद आप लोग चारों को प्लस कर लीजिएगा। 6.71 प्लस 6.71 प्लस 8.944 प्लस 8.944, चारों को प्लस कर लिया तो इसका आंसर आ रहा है 31.3। एक बार आप लोग फिर से प्लस कर लीजिएगा। मैंने इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 6.71 प्लस 6.71 प्लस 8.944 प्लस 8.944, आंसर आया 31.3। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो 4 मार्क का क्वेश्चन ये था। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2 2018। ये पूरा पेपर के आपके पास वर्किंग आ गई है। सो होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल और वीडियोस में अपलोड करता हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे मेन काम है सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।